प्रदीप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रदीप फिजिक्स प्लैनेट में। तो आज हम लोग आ चुके हैं आपके एकदम नए लेक्चर में, और वो नया लेक्चर हम लोग जो शुरू करेंगे वो बताते हैं अभी। वैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या पढ़ा था मैं बता दूं कि हम लोगों ने लास्ट टाइम लॉज ऑफ मोशन मतलब गति का नियम खत्म कर लिया है। गति के नियम काफी बड़े लेक्चर्स में से एक था जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स क्लियर किए थे, एग्जांपल देखा था, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी देखे थे। वो सारी चीजें आई होप कि आप कंप्लीट करेंगे, आप कंप्लीट करके मुझसे शेयर करेंगे ताकि ये चीजें हमें पता चलती रहे कि आप हम लोग के साथ में ही चल रहे हैं। आज हम लोग जिस चैप्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं वो नया चैप्टर आपका होगा वर्क, एनर्जी एंड पावर, मतलब कि कार्य, ऊर्जा तथा सामर्थ्य। आज हम कार्य के बारे में बात करेंगे, लेकिन कार्य की ये परिघटना आई कहाँ से, पहले ये समझते हैं। देखिए, अभी तक हम लोगों ने ये जाना कि वस्तु जब अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो इसे हम कहते हैं विस्थापन, और कोई वस्तु अपनी स्थिति में तभी परिवर्तन कर सकती है जब उस पर कोई बाह्य कारक काम करे। तो अब तक वे दोनों अलग अलग थे, विस्थापन अलग था, किसी वस्तु पर जो लगने वाला एफर्ट था वो अलग था। आज हम दोनों के संयुक्त रूप से बात करने वाले हैं कि अगर कोई वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रही है तो उसके पीछे वो कारक क्या था, उस कारक का नाम था बल। अब यदि बल किसी वस्तु पर लगाया जा रहा है तो किसने लगाया, हमने लगाया या फिर किसी माध्यम से लगाया। जब किसी माध्यम से किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है और वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन करने लगती है तो हमें एक नए कारक की आवश्यकता होती है जानने के लिए। अब यहाँ जो नया कारक है उस कारक का नाम रखा गया कार्य। तो यहाँ पे सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे कार्य। कोई ऐसा बच्चा नहीं है आज के डेट में जिसको कार्य के बारे में आइडिया ना हो। सब जानते हैं कार्य क्या होता है, सब करते हैं, लेकिन आज हम इस एग्जैक्टली कार्य की कैलकुलेशन के बारे में बात करेंगे और ये समझेंगे कि कार्य कैसे होगा और कब होगा, कैसे कैलकुलेट करें। अगर हमारे पास मान लेते हैं कि कोई इस तरीके से ब्लॉक सिस्टम है, ये ब्लॉक सिस्टम है, इस ब्लॉक सिस्टम का कुछ ना कुछ अपना पर्टिकुलर मास होगा और तल पर अपना रखा हुआ है। ये तल कैसा है, ऑफकोर्स मान लीजिए क्षैतिज तल है। अगर आप इस वस्तु पर कोई बल लगा रहे हैं और किसी भी दिशा में लगा रहे हैं तो सीधी सी बात है वस्तु बल की उपस्थिति में अपनी स्थिति में परिवर्तन करेगा ही। अगर ये तल क्या है, चिकना है, तो चिकने का मतलब आपको पता है कि घर्षण फिलहाल के लिए हम इग्नोर कर रहे हैं, तब की बात कर। तो अगर हम किसी वस्तु पर कोई बल लगा रहे हैं तो वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है, क्योंकि इस दिशा में बल लग रहा है तो कहीं ना कहीं आपको पता ही है कि ये वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन करके बल के साथ बल की दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश करेगी। ये लीजिए, ये वस्तु ऊपर उड़ नहीं सकती तो ये तल पर ही कुछ आगे बढ़ जाएगी, ये इसकी नई स्थिति कहलाएगी। तो जब वस्तु एक से नई स्थिति प्राप्त करती है तो इस तरीके के स्थान में परिवर्तन को हमने नाम दे दिया है विस्थापन। ठीक है, तो ये स्थिति में परिवर्तन का नाम रख दिया विस्थापन। तो आपने बल लगाया, वस्तु में विस्थापन हुआ। तो यहाँ पे ये फैक्टर है कि यदि किसी वस्तु पर हम बल लगाए और बल के कारण वस्तु अगर अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो वस्तु पर यह प्रक्रिया वस्तु पर कार्य कहलाती है। और यह कार्य किसके वजह से संपन्न हो सका, ऑफ कोर्स बल के वजह से। तो इस तरीके से कार्य डिफाइन किया जाना स्टार्ट हुआ। आइए थोड़ा देखें, वस्तु कहाँ चली, ऑफ कोर्स क्षैतिज तल पर चली। तो क्या जिस तल पर यह आगे बढ़ रहा है क्या उसी तल पर हमने बल लगाया, तो इसका जवाब है नहीं। हमने जो बल लगाया था वो लगाया था किसी दूसरे दिशा में, वो क्षैतिज से किसी दूसरी दिशा में लगाया था। अगर हम चाहते हैं कि वस्तु गति करे तो जरूरी है कि आप बल लगाए। बल आपने लगाया लेकिन वस्तु क्षैतिज पे चली, इसका मतलब कि ये पूरा बल इसको गति प्रदान करने में असमर्थ था। तो फिर ऐसे केस में आप क्या कहते हैं, ऐसे केस में आप कहते हैं कि जब किसी वस्तु पर आप बल लगाया पूरा इसकी गति में सहायक ना हो, क्योंकि कोण यहाँ पर इसके कंपोनेंट में तोड़ देगा। तो इस तरीके से इसके दो घटक हो जाएंगे, एक इस दिशा में जो होगा, जो इसको इस दिशा में ले जाने के लिए आवश्यक है वो है F cos थीटा, जो कि थीटा के साथ सटा हुआ है। अर्थात अगर आपने किसी कोण पर कोई बल लगाया तो वस्तु को जो क्षैतिज तल पे ले जाने वाला बल है वो है F cos थीटा, जो कि वस्तु की स्थिति में परिवर्तन किया। ठीक है, ये वस्तु की स्थिति में S परिवर्तन देखने को मिला। तो ऐसे केस में अगर हम कार्य की परिभाषा की बात करें तब किसी वस्तु पर बाह्य बल की उपस्थिति में वस्तु की
स्थिति में परिवर्तन हो तब वस्तु पर इसे कार्य कहते हैं। मतलब यहां से वर्क डन जो है वो कब डिफाइन होगा, जब वस्तु मूव करे। अगर वस्तु मूव नहीं करती तो हम वर्क डन डिफाइन नहीं करेंगे, ठीक है। अर्थात अगर बल का परिमाण निकालना है, अतः वस्तु पर कृत कार्य, किया गया कार्य, कृत कार्य वस्तु पर बल तथा बल की वजह से मूव किया है। हमें सिर्फ इससे मतलब है, अगर ये ना होता तो शायद वस्तु ना चल पाती। वस्तु पर बल तथा बल की दिशा में विस्थापन, ठीक है। वस्तु पर बल एवं बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल से प्राप्त होता है, ठीक। ये हो गया। अब मैं कार्य की परिभाषा के बारे में बात कर चुका हूं, तो यहाँ पे आप सीधे बल लिखिए और बल के साथ बल की दिशा में विस्थापन। एक बात ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि वस्तु ऊपर तो गई नहीं, तो विस्थापन को ध्यान रखिए। विस्थापन, ठीक है, एफ और बल कितना, एफ लगाया आपने, लेकिन इसको आगे ले जाने वाला कौन है, एफ कॉस थीटा। तो आप लिखिएगा एफ कॉस थीटा। और आगे कितना गया, ये आगे ये गया एस, ठीक। और इनटू की जगह ये हमने फिलहाल के लिए कुछ नहीं लगाया, कोई भी लेटर के बीच में इनटू वगैरह यहाँ पे दिखाने की जरूरत तो होती नहीं, ठीक। वो दिखाने की जरूरत तब पड़ती है जब वेक्टर क्वांटिटी हो। फिलहाल के लिए हम ये जानते हैं कि ये एफ और ये एस साथ में लिखे जा सकते हैं, एफ एस कॉस थीटा। तो ये हो गया कार्य का फॉर्मूला, ठीक। थोड़ा सा अगर आप और आगे बढ़े तो जरा ध्यान देखेंगे कि ये जो कार्य है वो किस पर डिपेंड करता है, कि ये बल और विस्थापन एक दूसरे से कितने दिशा में कार्यरत है। अगर ये विस्थापन और बल के बीच में थीटा बदलेगा, ठीक है, तो फिर आपका वर्क डन भी बदलेगा वस्तु पर। तो इस तरीके से अगर हम जानते हैं, सिंस हम जानते हैं कि वेक्टर ऑफ ए, जो कि एक सदिश राशि के लिए हम लिख रहे हैं, दूसरा भी सदिश, दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट क्या कहलाता है, ए बी कॉस थीटा। ये आप जानते हैं, ठीक। ये हम जानते हैं। इस तरीके से जरा ध्यान से देखिए, ए बी कॉस थीटा में ये वेक्टर की मैग्नीट्यूड, ये भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, W इज इक्वल टू वेक्टर ऑफ F डॉट वेक्टर ऑफ S। तो ये हो गया आपका कार्य। कार्य का फॉर्मूला क्या होगा, कार्य का फॉर्मूला होगा वेक्टर ऑफ डॉट F डॉट वेक्टर ऑफ S। ये दोनों फॉर्मूले एक्चुअली एक ही हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि सदिश राशि बल तथा विस्थापन के अदिश गुणन से कार्य प्राप्त होता है। अब आपको कार्य का फॉर्मूला मिल चुका है। इसमें अब थोड़ा और आगे बढ़े। ये तो तब की बात है जब वस्तु पर आपने नियत बल लगाया, तो आपने वस्तु पर नियत बल लगाया। ऐसे केस में आपका जो फॉर्मूला है कार्य का वो आ चुका है। इसमें पहले फटाफट से हम कुछ केसेस चेक करेंगे और देखेंगे कि ये जो कार्य है वो किस किस केसेस में कैसे कैसे वेरी करेगा। तो पहला है, ठीक है, यदि थीटा, जो कि थीटा आप देख रहे थे, ठीक है, यदि थीटा इज इक्वल टू 0, अर्थात मतलब बल और विस्थापन दोनों एक ही दिशा में हो, ऐसे केस में इनके बीच में कितना एंगल देखने को मिलेगा, 0 डिग्री, ठीक है। तो आइए थोड़ा देखते हैं। W इज इक्वल टू एफ एस कॉस 0 डिग्री, ठीक। W इज इक्वल टू एफ एस कॉस 0 डिग्री। तो यहां से आप कह सकते हैं cos 0 की वैल्यू 1, ठीक। तो इस तरीके से आपको कार्य मिलेगा। देखो आपको बता दूं मैं कि cos 0 की वैल्यू सबसे ज्यादा 1 ही होती, इससे ज्यादा होती नहीं। इसका मतलब इस समय जो कार्य मिलेगा वो क्या मिलेगा, आप कह सकते हैं मैक्सिमम मिलेगा। और इस तरीके के कार्य को हम लोग
धनात्मक कार्य भी कहते हैं, या धनात्मक पॉजिटिव वर्क डन, धनात्मक कार्य भी कहलाता है। ठीक है, ये सब कैसे पॉसिबल है धनात्मक कार्य? ऐसे केस में मान लेते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर आप किसी कार को धक्का देते समय देखकर आगे ले जाने पर, ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स आपको देखने को मिल रहे हैं। दूसरा, मुक्त रूप से अगर हम किसी पिंड को ऊपर से छोड़ दे तो वह आएगा भी नीचे, ठीक, और गुरुत्वबल भी नीचे लगेगा। तो ऐसे केस में मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु पर कार्य, ठीक है। ये जो दोनों आपने देखे, ये दोनों केस और भी है जितने पर आप बल लगा करके वस्तु को गति देते हो, ऐसे केस में ये सब क्या कहलाएंगे? धनात्मक कार्य कहलाएंगे। चाहे आप अलमीरा को ढकेलते हुए आगे लेके जाए, ये भी एक केस है जिसमें आपको क्या मिलता है? धनात्मक कार्य। धनात्मक कार्य कब? जब बल और विस्थापन दोनों एक ही दिशा में हो, और ऐसे केस में जब आप बल लगा करके वस्तु को उसी दिशा में ले जाए। आगे बढ़ते हैं, केस 2 पर थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो केस 2 बच्चों क्या है? केस 2 में यदि थीटा की वैल्यू क्या हो जाए? 180 डिग्री हो जाए, मतलब बल एवं विस्थापन विपरीत दिशा में, ठीक है, विपरीत दिशा में। तो विपरीत दिशा का मतलब होता है कि अगर जो बल है वो इस दिशा में लगे और विस्थापन इस दिशा में हो, ऐसे केस भी पॉसिबल है, ठीक है, इनके बीच में 180 डिग्री पॉसिबल है। ऐसे केस की बात अगर हम करें तो Fs cos 180 डिग्री लिखा जा सकता है, और इस तरीके से जो आपको कार्य मिलेगा cos 180 की वैल्यू जो होती है वो नेगेटिव होती है। तो ये हो गया, ठीक है। ये कार्य भी है, ऑफकोर्स मैक्सिमम ही है, लेकिन इस तरीके के कार्य को हम लोग कहते हैं ऋणात्मक कार्य कहलाता है। ये पॉसिबल कब कब है? आइए थोड़ा ये फोकस करें। इसके एग्जाम्पल के तौर पर आप कह सकते हैं कि अगर हम किसी वस्तु को गुरुत्व के विरुद्ध लेके जाए, मतलब कि ऊपर फेंके, तो इस केस में क्या होता है कि जब वस्तु को ऊपर फेंकते हो तो बल आप ऊपर लगाते हो, ठीक है, लेकिन आपने बल लगाया ऊपर, लेकिन जब वस्तु ऊपर जा रही होती तो उसको गुरुत्व के विरुद्ध काम करना होता है। तो गुरुत्व नीचे की ओर कार्य कर रहा है, जबकि वस्तु कहां जा रही है? ऊपर। तो गुरुत्व के द्वारा जो क्रिया या कार्य होगा वो नेगेटिव होगा। तो किसी वस्तु को गुरुत्व के विरुद्ध ऊपर ले जाने पर, ठीक है, ये एक केस हो गया। दूसरे केस के बारे में अगर मैं बात करूं, दूसरा केस क्या पॉसिबल है? अगर कार चल रही है और कार को रोकना चाहते हैं तो रोकने के लिए घर्षण बल लगेगा। घर्षण बल की दिशा कहां होती है? पीछे की ओर, और रुकेगा वो विस्थापित होकर के आगे की ओर। तो ऐसे केस में कार को गति से विराम में लाने के लिए घर्षण बल द्वारा कृत कार्य, बल द्वारा कृत कार्य, मतलब ये केवल इतना ही नहीं और भी है। जैसे मान लीजिए कि कोई कुली है जो सामान को लेकर के सीढ़ियों के द्वारा, वर्टिकल सीढ़ियों के द्वारा, सीढ़ियों के द्वारा बस पर सामान लादता है, ठीक है। कुली का लगेज को, मतलब सामान को बस की छतों पर ले जाने में कृत कार्य, ठीक है। ये आप
आपके एग्जांपल्स हो गए। कैसे? ये सारे हम लोग नेगेटिव वर्क डन के लिए बात कर रहे थे। अब हम बात करेंगे एक और केस है इसमें जीरो वर्क डन कब होगा। जीरो वर्क डन मतलब यदि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए। ऐसे केस में कब होगा? यदि थीटा की वैल्यू अगर हम 90 कर दें तो W इज इक्वल टू आपको लिखना होगा Fs cos 90। ठीक, और cos 90 के केस में क्या होगा? आपने जो बल लगाया है वो बल और विस्थापन दोनों अगर एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाए, ऐसे केस में क्या होगा? आपको जो कार्य मिलेगा वो मिलेगा जीरो। क्या ये पॉसिबल है? देखिए, प्रायोगिक रूप से तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर मैं बात करूं ये थ्योरेटिकली जो हमारे पास फॉर्मूला है उस बेसिस पर ये जीरो वर्क डन देगा। ठीक है, इसको हम जीरो वर्क डन कहते हैं या शून्य कार्य कहलाता है। ऐसे केसेस कब कब पॉसिबल है ये भी आइए देख लेते हैं। ठीक है, जब कुली सिर पर सामान लेकर क्षैतिज तल पर गति करता है। तो बच्चों ये बात क्या समझ में आई? अगर उसने सिर पर सामान लिया है तो उसने गुरुत्व के बिंदु ऊपर लिया हुआ है और वो क्षैतिज तल पर चल रहा है, तो बल और विस्थापन एक दूसरे के साथ 90 डिग्री। अब आपने उससे सामान ले करके काम तो करवा लिया, अपने कार तक उससे लगेज पहुंचा लिया और फिर उसको आपने ये बोल दिया कि आपने एक्चुअली कोई कार्य नहीं किया, तो हम आपको पेमेंट किस बात का करें? तो ऐसा मत करिएगा, क्योंकि जरूर आप उसको ये जरूर बता देंगे, लेकिन इस तरीके से उसे बहुत दुख होगा, क्योंकि बेसिकली उसने अपना काम किया है। यहाँ पर अगर हम थ्योरेटिकली बात करें तो ये चीजें जो है वहां पर अप्लाई नहीं हो पाएंगी और इस तरीके से ये काम बिल्कुल गलत होगा। ध्यान दीजिएगा इस बात को। तो ये केवल इतना ही नहीं, और भी एग्जांपल्स है बच्चों, जैसे वृत्तीय पथ पर अभिकेंद्र बल के द्वारा कृत कार्य। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं वृत्तीय पथ के बारे में बात करूं तो इसका जो विस्थापन है वो वृत्तीय पथ पर होगा, जबकि बल जो है वो अंदर की ओर लगेगा। ठीक, तो ऐसे केस में आपको बल और विस्थापन के बीच में फिर 90 डिग्री का कोण मिलेगा, जो कि क्या होगा? शून्य होगा। तो बात समझ आ गई। तो ये सारे केसेस हैं जिसमें हम लोग को पॉजिटिव, नेगेटिव और क्या 90 डिग्री का एंगल के कारण जीरो वर्क डन मिलता है। वो सारे केसेस जिसमें बल और विस्थापन एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पर हो उसमें कार्य हमेशा जीरो मिलेगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ इसलिए पॉसिबल है क्योंकि हम यहाँ पर थ्योरेटिकली इस कॉन्सेप्ट को होल्ड कराते हैं। ठीक, आगे चलते हैं और थोड़ा इसके यूनिट और इसकी क्वांटिटी के बारे में देखते हैं। इसके बाद याद रखिएगा, क्योंकि आपको पता है कि वेक्टर और वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट था, तो यह राशि कौन सी राशि होगी? यह एक अदिश राशि है। ठीक, यह एक अदिश राशि है, याद रखिएगा। तथा इसका यूनिट, अगर मैं इसके यूनिट के बारे में बात करूं तो इसके यूनिट तो बेसिकली बहुत होते हैं, लेकिन जिस यूनिट के बारे में आप बात कर रहे हैं वो न्यूटन मीटर, ठीक है, अथवा जूल होता है। इसके अदर यूनिट, इसके और भी यूनिट्स होते हैं। ठीक है, इसके कम से कम 3 यूनिट आप खोजेंगे। ठीक है, मतलब कि कार्य के 3 यूनिट और होते हैं। ठीक है, सीजीएस में भी होता है, तो आपको यह पता करना है कि एक अर्ग में कितने जूल होते हैं। ठीक है, एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं, याद रखिएगा। और आपको पता करना है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल
होते हैं। ये आपका होगा होमवर्क। फिर उसके बाद हम बात करेंगे इसकी बीमा की। इसकी बीमा क्या होगी? इसकी बीमा निकालने के लिए न्यूटन मीटर का सहारा लेंगे। न्यूटन का मतलब होता है ml t-2, ठीक, और फिर इसका L। तो फाइनली जो कार्य का डायमेंशन आएगा वो आएगा आपका ml2 t-2। लीजिए, ये इसका बीमा आ गया। तो इस तरीके से हमने कार्य के सारे टर्म्स ऑलमोस्ट देख लिए हैं, ठीक। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।